सीटेट सोशल साइंस। निम्नलिखित में को कथन ए और कारण आर पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए, आखेटक खाह संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। कारण आर, किसी इलाके में पौधे और जानवरों जैसे संसाधनों का खत्म होना संभव है। निम्नलिखित कथन ए और कारण आर पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। आखेटक खाह संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। सही। कारण आर, किसी इलाके में पौधे और जानवरों जैसे संसाधनों खत्म होना संभव है। आर भी सही है। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। सही उत्तर विकल्प 1 है, अर्थात ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। अभी कथन में कहा गया है कि आखेटक और संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, जो उनकी जीवन शैली के बारे में एक प्रसिद्ध तथ्य है। कारण आर यह है कि किसी क्षेत्र में पौधे और पशु संसाधनों की कमी संभव है। यह भी एक वैध कारण है, क्योंकि जब किसी विशेष क्षेत्र में संसाधन समाप्त हो जाते हैं तो शिकारी और संग्रहकर्ता संसाधनों की तलाश में दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। ए और आर दोनों सही है, जिसका अर्थ है कि अभी कथन तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है और कारण इसके लिए वैध स्पष्टीकरण है। विकल्प 2 अर्थात ए और दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता, ये गलत है, क्योंकि आर ए की व्याख्या करता है। विकल्प अभी कथन ए और कारण आर शिकारी और संग्राहकों की जीवन शैली से संबंधित है, जो प्रारंभिक मानव समाज थे, जो अपने अस्तित्व के लिए शिकार और संग्रह पर निर्भर थे। विकल्प 2 ऐसे प्रश्न में ऐसा समान जाल है जहाँ ए और आर दोनों सही है, लेकिन कारण अभी कथन को स्पष्ट नहीं करता है। छात्रों का विकल्प चुनने। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, असक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धों, वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। यह कताई बुनाई कारखाने पर दिए गए निर्देशों निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णित है? मधुराचरण, राजतंत्र, अर्थशास्त्र, बहुत कथा मंजरी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने को काम में विधवाओं, असक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धों, वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। यह कताई बुनाई कारखानों पर दिए गए
निर्देशों निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से वर्णित है? अर्थशास्त्र शासन का कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। इसे 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा लिखा गया था। पाठ में उद्योगों और व्यापार से प्रबंधन सहित शासन की विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत दिशा निर्देश शामिल है। यह महिलाओं के लिए कताई और बुनाई कार्यशालाओं को आयोजन पर भी निर्देश प्रदान करता है। प्रश्न में उल्लिखित विशिष्ट दिशा निर्देश अर्थशास्त्र की पुस्तक 3 अध्याय 6 में पाया जाता है, जो उद्योग के अधीक्षक के कर्तव्यों से संबंधित है। मुद्राक्षर विशाखादत्त का एक नाटक है जो 4वीं या 5वीं शताब्दी में लिखा गया था। यह मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार पर आधारित एक ऐतिहासिक नाटक है। राजतरंगिणी कश्मीर के राजाओं का एक ऐतिहासिक इतिहास है जो 12वीं शताब्दी में कल्हण द्वारा लिखा गया था। बहुबृहत कथा मंजरी कहानियों और दंतकथाओं का एक संग्रह है जो 11वीं शताब्दी ईस्वी में सौम्य द्वारा लिखी गई थी। प्रश्न में उल्लिखित दिशा निर्देश प्राचीन भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को दर्शाते हैं, जहां महिलाएं विभिन्न उद्योगों और व्यापारों में सक्रिय रूप से शामिल थीं। अर्थशास्त्र कपड़ा, धातु और कृषि सहित विभिन्न उद्योगों के संगठन और प्रबंधन पर विस्तृत निर्देश प्रदान करता है। यह संबंध कराधान और व्यापार नीतियों जैसे मुद्दे से भी निपटता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन 1, 7वीं शताब्दी के शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपना सत्ता की संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान शासक एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। 7वीं शताब्दी से शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपना सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। सही। 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान शासक एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। दूसरा विषय कथन 1 और 2 दोनों सही है तथा ए और 2 की सही व्याख्या है। दिए गए कथन प्राचीन भारत के शासकों और अपनी शक्ति और संसाधनों का प्रदर्शन करने के लिए बड़े मंदिरों के निर्माण के प्रति
ان کے جھکاؤ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ پراچین بھارت کے شاسکوں نے وشیش کر 7ویں شتابدی کے بعد سے اپنی شکتی اور سنسادھنوں کا پردرشن کرنے کے لیے بڑے مندروں کا نرمان کیا۔ 10ویں اور 11ویں شتابدی کے دوران جب شاسکوں نے ایک دوسرے کے راجیہ پر حملہ کیا تو انہوں نے بڑے مندروں کو نشانہ بنا چکا۔ اس کے پیچھے کارن یہ تھا کہ مندر نہ کیول دھارمک کیندر تھے بلکہ آرتھک اور راجنیتک کیندر بھی تھے جو انہیں شکتی اور دھن کا پرتیک بناتا تھا۔ ان مندروں پر حملہ کر کے اور انہیں نشٹ کر کے حملہ ور شاسک نہ کیول لوگوں کی دھارمک بھاوناؤں کو کمزور کر سکتا تھا بلکہ لچھت راجیہ کی ارتھ ویوستھا اور راجنیتک سنرچنا کو بھی پنگو بنا سکتا تھا۔ اونچی بھیتری چھت میں پرتچھیدی محراب والے واستو کلا کی یہ شیلی دیش کے بھی سمان ہے۔ ویدانت واد کا گووند دیو مندر اور فتح پور سیکری کے محل بنگال گنبد مندر اور جودھا بائی کے محل وجے نگر اور شاہ جہاں کے محل قطب مینار اور راجہ راجیشور مندر۔ اونچی بھیتری چھت میں پرتچھیدی محرابوں والی واستو کلا کی یہ شیلی دیش کے بھی سمان ہے۔ ورنداون کا گووند دیو مندر اور فتح پور سیکری کے محل ورداون کا گووند دیو مندر اور فتح پور سیکری کے محلوں ہیں۔ وکلپ اے ورداون میں گووند دیو مندر اور فتح پور سیکری محل اس استھاپتیہ شیلی کو ساجھا کرتے ہیں۔ ورداون میں گووند دیو مندر 16ویں شتابدی میں بنا ایک ہندو مندر ہے۔ فتح پور سیکری مغل سامراج اکبر کی راجدھانی تھی اور اس میں جٹل واستو شلپ وورن والے کئی محل اور عمارتیں ہیں۔ اونچی چھتوں والی چھتوں پر پرسپر ملتی محرابوں بھیوتا اور وشالتا کا احساس کرتی ہیں۔ یہ استھاپتیہ شیلی ہندو اور اسلامی تتووں کا مشرن ہے جو اس سمے کے سنسکرتک اور ایتہاسک پربھاؤں کو درشاتی ہے۔ وکلانگ دو بنگال گنبد مندر اور جودھا بائی محل ایک استھاپتیہ شیلی کو ساجھا نہیں کرتے ہیں۔ وکلپ 3 وجے نگر اور شاہ جہاں آباد کے محل اس استھاپتیہ شیلی کو ساجھا نہیں کرتے ہیں۔ وکلپ 4 قطب مینار اور راجہ راجیشور مندر کا استھاپتیہ شیلی کو ساجھا نہیں کرتے ہیں۔ پشچم بنگال میں بنگال گنبد مندر میں گھماؤ دار چھتوں
اور جٹل ٹیراکوٹا ڈیزائن کی ایک انوکھی شیلی ہے۔ فتح پور سیکری میں جودھا بائی محل میں ہندو اور اسلامی واستو تتووں کا مشرن ہے۔ کرناٹک میں ہمپی میں وجے نگر کا محل اپنی بھیدتا اور گرینائٹ کے اپیوگ کے لیے جانا جاتا ہے۔ دلی میں شاہ جہان آباد کا نرمان مغل سامراج شاہ جہاں دوارا کیا گیا تھا اور اس میں لال قلعہ اور جامع مسجد جیسی کئی پرتشٹھت عمارتیں ہیں۔ 7ویں صدی کے آتے آتے بھارتی اپ مہادیپ میں نمنلکھت راجنیتک بدلاؤ استتو میں آ چکے تھے۔ بڑے بھوسوامی اور یودھا سردار راجا بن سکتے تھے۔ برہمنوں نے اپنے پرمپراگت پیشے کو چھوڑ کر شسطر اٹھا لیے۔ وکلپ کا چयن کیجیے۔ 7ویں صدی کے آتے آتے بھارتی اپ مہادیپ میں نمنلکھت راجنیتک بدلاؤ استتو میں آ چکے تھے۔ بڑے بھوسوامی اور یودھا سردار راجا بن سکتے تھے۔ برہمنوں نے اپنا پرمپراگت پیشہ چھوڑ کر شسطر اٹھا لیا۔ اے بی دونوں صحیح ہیں۔ 7ویں شتابدی تک بھارتی اپ مہادیپ میں ہوئے راجنیتک وکاس کے بارے میں وکلپ ایک میں کہا گیا ہے کہ کیول بڑے زمیندار اور یودھا پرمکھ ہی راجا بن سکتے ہیں۔ غلط ہے، کیونکہ اس کا انیہ کارک بھی شامل ہے۔ وکلپ دو میں کہا گیا ہے کہ کیول برہمنوں نے اپنے پرمپرک پیشے چھوڑ دیے اور ہتھیار اٹھائے، جو غلط بھی ہے، کیونکہ راجنیتک وکاس کے انیہ سموہ بھی شامل تھے۔ وکلپ تین صحیح وکلپ ہے، کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ اے اور بی دونوں صحیح ہیں۔ اس کا ارتھ یہ ہے کہ بڑے زمیندار اور یودھا پرمکھ راجا بن سکتے تھے اور برہمنوں نے بھی ہتھیار اٹھایا اور راجنیتک وکاس میں یوگدان دیا۔ بڑے زمینداروں اور یودھا پرمکھوں کے ساتھ ساتھ برہمنوں دونوں کو 7ویں شتابدی تک بھارتی اپ مہادیپ کے راجنیتک وکاس میں بھومکا نبھائی۔ اس کا ارتھ یہ تھا کہ وودھ سماجک ورگ اور ویوسایوں کے ویکتی راجنیتک شکتی حاصل کرنے میں سکچم تھے۔ بڑے زمینداروں اور یودھا پرمکھوں کی راجا بننے کی چھمتا کیندریت سत्ता کی اور بدلاؤ اور راج شاہی کے یوگوں کا سجھاؤ دیتی ہے۔ برہمنوں اور ہتھیار اٹھانے کا نرنے سینیکرن کی اور بدلا اور بدلتے راجنیتک پریسروں میں سرکشا کی آوشکتا کا سنکیت دے سکتا ہے۔ وکلپ ایک جب بڑے زمیندار اور یودھا پرمکھ راجا بننے میں سکچم تھے، ایسے انیہ کارک بھی تھے جنہیں بھارتی اپ مہادیپ میں راج شاہی میں ادھو میں یوگدان دیا، جیسے گپت سامراجیہ کا پتن اور چھیتریہ شکتیوں کا ادے۔ جبکہ برہمنوں نے ہتھیار اٹھائے تھے۔ راجنیتک وکاس کے انیہ سموہ میں شامل تھے، جو چھیتریہ یودھا جاتی کے ویشیہ ویاپاری جاتی۔ 18ویں شتابدی بھارت کے سندربھ میں نمنلکھت کتھنوں پر وچار کریں اور صحیح وکلپ کا چयن کیجیے۔ 18ویں شتابدی میں شلپ اور واڻجیہ میں بڑے بڑے پریورتن آئے، جب ویاپاری اور کاریگر یورپی کمپنیوں دوارا استھاپت بلیک ٹاؤن میں استھانانترت ہو گئے۔
بلیک کتھن بھی بلیک دیسی ویاپاری اور شلپکاروں کو کہا گیا ہے جو فورٹ سینٹ جارج اور فورٹ سینٹ ولیم جیسی جگہوں پر رہتے تھے۔ 18ویں شتابدی بھارت کے سندربھ میں نمنلکھت کتھنوں پر وچار کریں اور صحیح وکلپ کا چین کریں۔ 18ویں شتابدی میں شلپ اور واణجیہ میں بڑے بڑے پریورتن آئے جب ویاپاری اور کاریگر یورپی کمپنیوں دوارا استھاپت بلیک ٹاؤنز میں استھانانترت ہو گئے۔ یہ صحیح ہے۔ 18ویں صدی کے بھارت میں یورپی کمپنی دوارا ویاپاریوں اور کاریگروں کو بلیک ٹاؤنز میں استھانانترت ہونے کے کارن شلپ اور واڻجیہ میں آئے بدلاؤ کے بارے میں وکلپ ایک صحیح ہے، کیول ایک صحیح ہے۔ کتھن ایک صحیح ہے۔ 18ویں شتابدی میں یورپی کمپنی ویاپاریوں اور کاریگروں کو بلیک ٹاؤن میں استھانانترت کر دیا۔ بھی غلط ہے۔ औपनिवेशिक भारत में अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1793 में थॉमस मुनरो ने बंगाल प्रांत में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। इसके तहत राजाओं और तालुकारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। जमींदारों को किसानों से लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया। औपनिवेशिक भारत में अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके तहत राजाओं और तालुकारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। जमींदारों को किसानों ने लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया। बी से सही है। प्रश्न औपनिवेशिक भारत में अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। 1793 थॉमस मुनरो ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। यह कथन गलत है क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत थॉमस मुनरो ने नहीं बल्कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजाओं और तालुकारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। यह कथन सही है क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजाओं और तालुकारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई थी और उन्हें किसानों से राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार दिया गया था। जमींदारों को किसानों से लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया। यह कथन सही है क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को किसानों से लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया था। 1993 में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत थॉमस मुनरो ने नहीं बल्कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक निश्चित राजस्व सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी निपटान प्रणाली शुरू की गई। अस्थायी बंदोबस्त ने भूस्वामियों जमींदारों का एक नया वर्ग बनाया जिसने पास किसानों का शोषण करने और उनके
अधिकतम राजस्व वसूलने की शक्ति थी। विलियम एडम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? विलियम एडम एक स्कॉटिश प्रचारक थे। यह एक अंग्रेजी शासक थे। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। उन्होंने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा देसी स्कूलों पर रिपोर्ट बनाने के लिए किया। विलियम एडमन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? विलियम एडमन एक स्कॉटिश प्रचारक थे। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूल के शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। उन्होंने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा देसी स्कूलों पर रिपोर्ट बनाने के लिए किया। 1, 3 और 4 सही है। ऐतिहासिक व्यक्ति विलियम एडमन को समझने के लिए उन्हें उनके बारे में दिए गए प्रत्येक कथन को संबोधित करने का आवश्यक है। आइए एक एक करके विलियम एडमन का स्कॉटिश प्रचारक थे। यह कथन सही है। विलियम एडमन एक स्कॉटिश प्रचारक थे जो 19वीं सदी की शुरुआत में धार्मिक कार्यों के लिए भारत आए थे। प्रारंभ में उन्होंने बैपटिस्ट प्रचारक सोसाइटी के साथ मिलकर काम किया, लेकिन बाद में उन्होंने उनसे अपना नाता तोड़ दिया। एक प्रचारक के रूप में एडमन की सेवा के वर्षों में उन्हें भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने-बाने का पर्याप्त असंतुष्टि प्रदान की। इसलिए यह कथन एक सही है। वह एक ब्रिटिश प्रशासक थे। यह कथन गलत है। हालांकि विलियम एडमन ने भारत में अपने समय के दौरान ब्रिटिश सरकार के लिए काम किया था, लेकिन उन्हें ब्रिटिश प्रशासन कहना भ्रामक हो सकता है, क्योंकि उनका प्राथमिक भूमिका एक प्रचारक और एक शैक्षिक अन्वेषक के रूप में थी। हालांकि उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल और बिहार शैक्षिक सर्वेक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन उनका काम पारंपरिक अर्थों में एक प्रशासक की तुलना में एक शोधकर्ता या अन्वेषक के समान था। इसलिए कथन 2 गलत है। कंपनी ने उनको स्थानीय स्कूल की शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट देने को कहा था। यह कथन सही है। 1835 में विलियम एडमन को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल और बिहार में शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त किया गया था, विशेषकर स्थानीय स्कूलों में। उनकी व्यापक जांच का परिणाम स्वरूप एडम रिपोर्ट्स के नाम से जाना गया, जिसमें इन क्षेत्रों में प्राथमिक या स्थानीय भाषा शिक्षण की परिस्थितियों पर गहराई से विवरण दिया गया था। विकल्प 3 सही है। उन्होंने स्थानीय स्कूल पर रिपोर्ट देने के लिए बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। यह कथन सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने कमीशन के हिस्से के रूप में विलियम एडमन ने बंगाल और बिहार के जिलों का व्यापक दौरा किया। उनकी जांच में दूर-दराज और ग्रामीण स्थानीय स्कूल का अध्ययन भी शामिल था, और उस समय इन क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा
की स्पष्ट तस्वीर स्थापित करने में मदद मिली। कथन प्रस्तुत सभी कथनों और जानकारियों की समीक्षा करते हुए वो 1, 3 और 4 विलियम एडम के बारे में सटीक था। दूसरा कथन भारत में उनके कार्यकाल के दौरान उनकी ज्ञान, भूमिका और योगदान का सही ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं करता। कॉलम ए और का मिलान करें। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडित रमाबाई, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, विधवा गृह लड़कियों के लिए स्कूल बनवाया, आर्य समाज, ब्रह्म समाज। कॉलम ए और कॉलम बी को साथ मिलान कीजिए। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज। पंडित रमाबाई विधवा गृह। ईश्वरचंद्र विद्यासागर लड़कियों के लिए स्कूल बनवाया। तीसरा ईश्वरचंद्र विद्यासागर ब्रह्म समाज से जुड़े थे। ब्रह्म समाज में पंडित रमाबाई ने मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की, जो विधवाओं और अनाथ लड़कियों का घर था। राजा राम मोहन राय ब्रह्म सभा से जुड़े थे। स्वामी दयानंद सरस्वती स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। पंडित रमाबाई एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए काम किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। उन्होंने 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा अपनाई गई रणनीति निम्न प्रकार से थी। पश्चिमी विचारों का हवाला देना, समर्थन देने वाले अंधविश्वासियों को खोजना, प्राचीन ग्रंथों में सिरलेख या वाक्यों को ढूंढना। किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा अपनाई गई रणनीति निम्न प्रकार से थी। प्राचीन ग्रंथों में सिरलेख या वाक्यों को ढूंढना। ईश्वरचंद्र विद्यासागर 19वीं सदी के भारत के, विशेषकर बंगाल के एक प्रमुख समाज सुधारक थे। उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए अपने तर्क को मान्य करने के लिए विशेष रूप से बाल विवाह और सती जैसे प्रचलित सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपने लड़ाई में और महिलाओं की शिक्षा और विवाह के पक्ष समर्थन में प्राचीन ग्रंथों का उपयोग किया। उन्होंने दृष्टिकोण में वेदों, पुराणों और अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों में से सहायक साक्ष्य ढूंढना शामिल था, जिनकी व्याख्या उनके सुधारवादी विचारों के पक्ष में की जा सकती थी। यह रणनीति समाज के पारंपरिक और रूढ़िबद्ध वर्गों के बीच उनके उद्देश्यों के लिए स्वीकृति प्राप्त करने में सहायक थी।
शिक्षक और छात्रवृत्ति संस्कृत अध्ययन और दर्शन में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण उन्हें विद्यासागर, जिसका अर्थ है ज्ञान का महासागर, नाम दिया गया था। गरीब और संघर्ष के माध्यम से उनकी अपनी यात्रा ने वंचितों की दुर्दशा के बारे में उनकी समझ को आकार दिया, जिसके बाद में उनकी सुधारवादी पहल को प्रभावित किया। सामाजिक सुधार: विद्यासागर ने महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया और अपने समय में प्रचलित कई सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि विधवा पुनर्विवाह की पैरवी करना था, जो उन समय काफी हद तक वर्जित था। 1856 में विद्यासागर के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया, जो उस युग के लिए एक क्रांतिकारी पद था। बाल विवाह और महिलाओं के लिए शिक्षा: उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और लड़कियों की शिक्षा के कट्टर समर्थक थे। उनका मानना था कि समाज में सुधार के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। इस विश्वास ने उन्हें भारत में लड़कियों के लिए कई स्कूल खोलने के लिए प्रेरित किया। साहित्यिक योगदान: एक लेखक के रूप में विद्यासागर ने बंगाली टाइपोग्राफी और वाक्यांश को सरल बनाकर बंगाली भाषा का आधुनिकीकरण किया, जिससे यह आम लोगों के लिए सुलभ हो गई। उनकी दो पद्धति कृतियां, वर्णमाला का परिचय और बेताल पंचवंशी हैं, जो 25 लोक कथाओं का संग्रह है, जिसे उन्होंने संग्रहित, संपादित और प्रकाशित किया, जो आज भी व्यापक रूप से पढ़ी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के हिस्सा थे? खेरा गुजरात की पाटीदार किसान आंदोलन, पंजाब में घूसखोर महंतों के खिलाफ अकाली आंदोलन, गुजरात में नमक सत्याग्रह, आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में गरीब किसान और जनजातियों द्वारा वन्य सत्याग्रह। निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के हिस्सा था? खेरा गुजरात के पाटीदार किसान आंदोलन, गुजरात में नमक सत्याग्रह, आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के गरीब किसान और जनजातियों द्वारा वन्य सत्याग्रह। 1, 3, 4 आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार यह प्रश्न हटा दिया गया है। इस प्रश्न का वर्तमान संभव उत्तर चुनने का प्रयास। प्रश्न के अनुसार उन आंदोलनों की पहचान करने का है जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन का हिस्सा है। गुजरात के खेरा में पाटीदार किसान का आंदोलन। इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसका उद्देश्य खेर जिले के किसानों पर उच्च कर लगाने के ब्रिटिश सरकार के फैसले का विरोध करना था। यह आंदोलन करों को कम करने में सफल रहा।
اس بھارتی स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआती जीतों में से एक माना जाता है। विकल्प 2 भ्रष्ट महंतों के खिलाफ पंजाब में अकाली आंदोलन। इस आंदोलन का नेतृत्व अकाली दल ने किया था, जो एक राजनीतिक दल था जो पंजाब में सिख समुदाय का एक प्रतिनिधित्व करता था। इस आंदोलन का उद्देश्य पंजाब में गुरुद्वारा, सिख मंदिरों को नियंत्रित करने वाले महंत पुजारियों की भ्रष्ट प्रथाओं के खिलाफ विरोध करना था। यह आंदोलन 1925 में ब्रिटिश सरकार के सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित कराने में सफल रहा, जिससे गुरुद्वारों का नियंत्रण सिख समुदाय को मिल गया। गुजरात में नमक सत्याग्रह। इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। इसका उद्देश्य नमक उत्पादन और वितरण पर ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार का विरोध करना था। इस आंदोलन में अरब सागर तक 24 दिवसीय मार्च शामिल था, जहां गांधी और उनके अनुयायियों ने समुद्री जल को वाष्पित करके अपना नमक बनाया। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ओर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने में सफल रहा। इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे प्रतिष्ठित घटनाओं में से एक माना जाता है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के आदिवासी और गरीब किसान द्वारा वन सत्याग्रह। इस आंदोलन का नेतृत्व आंध्र महासभा ने किया था, जो एक राजनीतिक दल था जो आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषी लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के वन भूमि पर कब्जा करने के फैसले का विरोध करना था, जिसका उपयोग पारंपरिक रूप से आदिवासियों और गरीब किसानों अपनी आजीविका के लिए किया जाता था। यह आंदोलन सरकार ने 1927 के वन अधिनियम को रद्द करवाने में सफल रहा। केवल 1, 3 और 4 सही है। खेरा गुजरात में पाटीदार किसानों का आंदोलन। विकल्प 1 और नमक सत्याग्रह गुजरात तीन असहयोग आंदोलन का भाग थे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के आदिवासियों और गरीब किसानों द्वारा वन सत्याग्रह। विकल्प 4 भी असहयोग आंदोलन का लाभ था। भ्रष्ट महंतों के खिलाफ पंजाब में अकाली आंदोलन। विकल्प 2 असहयोग आंदोलन का भाग नहीं था। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद के स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है? बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम, पंजाब। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद किस स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है? आंध्र। स्वदेशी आंदोलन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक हिस्सा था। यह आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने के लिए किया गया था। स्वदेशी आंदोलन ब्रिटिश वस्तुओं के खिलाफ आर्थिक बहिष्कार और भारत
भारतीय निर्माण उत्पादों का उपयोग करने का आह्वान था। इस आंदोलन को आंध्र प्रदेश के वंदे मातरम आंदोलन के रूप में भी जाना जाता था, जहां इसे व्यापक समर्थन मिला। विकल्प 1 बंगाल गलत है, क्योंकि विभाजन के बाद विदेशी आंदोलन बंगाल में शुरू हुआ था। विकल्प 3 असम और विकल्प 4 पंजाब गलत है, क्योंकि यह सुझाव देने के लिए कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है। स्वदेशी आंदोलन को इसी क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन केवल आंध्र प्रदेश तक ही सीमित नहीं था, बल्कि भारत के अन्य हिस्सों में भी फैल गया। इस आंदोलन को भारत की स्वतंत्रता संग्राम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और इसने राष्ट्रीय एकता और पहचान की भावना पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वदेशी आंदोलन केवल एक आर्थिक बहिष्कार नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन भी था, जिसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति और परंपराओं को पुनर्जीवित करना और बढ़ावा देना था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। 1950 में भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियाँ बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई, जिसमें कृषि तथा उपभोक्ता वस्तु उद्योगों पर पर्याप्त जोर दिया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। 1950 में भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियाँ बनाने और उन्हें लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। ये सही है, भी गलत। 1956 में पंचवर्षीय योजना की गई, जिसका कृषि तथा उपभोक्ता गलत है। ये सही है, भी गलत। प्रश्न भारत में आर्थिक विकास के इतिहास के ज्ञान का परीक्षण करता है। 2015 में योजना आयोग स्थापित। आयोग ने लिया दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 1961 में तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू की गई। निम्नलिखित में से ज्योतिराव फूले पर कौन से कथन सही है? फूलों ने ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की थी। उन्होंने ब्राह्मणों और श्रेष्ठ होने के दावे पर खुलकर हमला किया था। उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी थे। वह अपने समय के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे। उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद विरोध संघर्ष का समर्थन किया। निम्नलिखित में से ज्योतिराव फूले पर कौन सा कथन सही है? फूलों ने ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की थी। उन्होंने ब्राह्मणों को श्रेष्ठ होने के दावा पर खुलकर हमला किया था। उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी थे। वह अपने समय के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे। ABCD सही है। और सही कहा, क्योंकि हमें ज्योतिराव फूले के बारे में
सभी सही कथन शामिल है। ज्योतिराव फूले भारत के महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और कार्यकर्ता थे। वह जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवादी श्रेष्ठता के आलोचक थे। उनका मानना था कि आर्य विदेशी थे। उन्होंने भारत के मूल निवासी पर आक्रमण किया और उन्हें अपने अधीन कर लिया। वह अपने समय के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे, क्योंकि उनका मानना था कि यह जाति आधारित भेदभाव और उत्पीड़न के मुद्दे को संबोधित नहीं करता है। उनकी पुस्तक गुलामी भारत में जाति व्यवस्था और निचली जातियों के उत्पीड़न की आलोचना है। विकल्प 3 गलत है। एक रोल प्ले नाटक में सौरमंडल के ग्रहों को सही आकार में दर्शाने के लिए एक शिक्षक को 2 समान कद और वजन के छात्रों को चुनना है। निम्नलिखित में से कौन सा 2 ग्रह का अभिनय कर सकते हैं? बुध, शुक्र, शनि, पृथ्वी, चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र। एक रोल प्ले नाटक के सौरमंडल के ग्रहों को सही आकार में दर्शाने के लिए एक शिक्षक को 2 समान कद और वजन के छात्रों को चुनना है। निम्नलिखित में से कौन सा 2 ग्रहों का अभिनय कर सकते हैं? पृथ्वी, शुक्र, पृथ्वी, शुक्र, पृथ्वी, शुक्र, पृथ्वी, शुक्र। उत्तर पृथ्वी, शुक्र है। स्पष्ट शिक्षक समान ऊंचाई और वजन के 2 छात्रों का चयन करता है, जिसका अर्थ है कि दोनों ग्रहों का आकार समान होना चाहिए। पृथ्वी और शुक्र का आकार लगभग समान है, जो उन्हें सौरमंडल पर भूमिका निभाने के लिए उपयुक्त बनाता है। बुध हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, जबकि शुक्र का आकार लगभग पृथ्वी के समान है। अतः बुध और शुक्र को अधिनियमित करना उचित नहीं है। शनि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि पृथ्वी सौर का तीसरा ग्रह है और शनि इससे बहुत छोटा है। इसलिए शनि और पृथ्वी की अधिनियमित करना उचित नहीं होगा। पृथ्वी और चंद्रमा का आकार समान नहीं है और चंद्रमा पृथ्वी से बहुत छोटा है, इसलिए पृथ्वी और चंद्रमा का अधिनियम बनाना उचित नहीं होगा। बुध हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, जबकि शुक्र का आकार लगभग पृथ्वी के समान है। अतः बुध और शुक्र को अधिनियमित करना उचित नहीं होगा। बुध का व्यास 4880 किमी है, शुक्र का व्यास 12,104 किमी है, शनि का व्यास 1,16,460 किमी है, पृथ्वी का व्यास 12,742 किमी है, चंद्रमा का व्यास 3,474 किमी है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ए बी दोनों सही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है और यह एक काल्पनिक रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के साथ साथ इसके पार करने पर तारीख ठीक एक दिन बदल जाती है। पश्चिम से पूर्व की ओर तिथि रेखा को पार करने वाले यात्री को एक दिन में लगभग लाभ होता है, जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर तिथि रेखा को पार करने वाले यात्री को एक दिन की हानि होती है। एक दिन लाभ या हानि क्यों होता है? 180 डिग्री ईस्ट GMT प्लस 12 आवर्स है। 180 डिग्री वेस्ट GMT माइनस 12 आवर्स है। इसलिए 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट के बीच का अंतर 24 घंटा है। यानी IDL के दोनों ओर समय का अंतर 24 घंटा है। इसलिए जैसे ही कोई IDL पार करता है तो तारीख बदल जाती है। यह जल स्रोत से ही क्यों गुजरती है? यदि IDL भूमि से होकर गुजरता है तो एक ही द्वीप देश या द्वीप समूह को दो क्षेत्र अलग अलग तिथियों क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार तारीख की किसी भी भ्रम से बचने के लिए IDL केवल जल निकाय को निकाला जाता है। इसलिए यह जैव तरीके से होता है। यदि 60 डिग्री पश्चिम देशांतर पर 10 पूर्व है तो ग्रीनविच पर क्या समय होगा? 2 पूर्वाह्न होगा, 2 अपराह्न होगा, 6 अपराह्न होगा, पूर्वाह्न होगा, 6 अपराह्न होगा। यदि 6 डिग्री पश्चिम देशांतर पर 10 पूर्वाह्न है तो ग्रीनविच पर क्या समय होगा? ग्रीनविच पर क्या समय होगा? 2 अपराह्न होगा, 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 2 अपराह्न होगा। यदि 9 बजेगा। यदि यह प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर घंटे का समय अंतर को दर्शाता है। चूंकि 60 डिग्री पश्चिम ग्रीनविच के पश्चिम में 4 और 15% अंतराल है, इसलिए ग्रीनविच में समय 4 घंटे आगे होगा। इसलिए सही उत्तर विकल्प 2 अपराह्न ग्रीनविच में है। विकल्प 1 में 2 पूर्वाह्न गलत है, क्योंकि इस अगर आप 0 डिग्री अक्षांश पर हैं तो आप डैश पर खड़े होंगे? विषुववृत्त पर, उत्तरी ध्रुव पर, मकर रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर। अगर आप 0 डिग्री अक्षांश पर हैं तो आप डैश पर खड़े होंगे? डैश पर खड़े होंगे। विषुववृत्त सही उत्तर विषुववृत्त है, क्योंकि यह अक्षांश रेखा को 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। विषुववृत्त काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी का चक्कर लगाती है। इस उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को विभाजित करती है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर की स्थित है और पृथ्वी पर सबसे उत्तरी बिंदु है। मकर रेखा
मकर रेखा 27 डिग्री दक्षिण से स्थित है और यह सबसे दक्षिणी बिंदु है जहाँ दिसंबर संक्रांति के दौरान सूर्य सीधे सर के ऊपर हो सकता है। दक्षिण ध्रुववृत्त 66 डिग्री दक्षिण में स्थित है और यह सबसे दक्षिणी बिंदु है जहाँ दिसंबर संक्रांति के दौरान आधी रात को सूर्य देखा जा सकता है। विषुववृत्त यह लगभग 40,075 किलोमीटर 24,901 मील लंबा है। यह नौवहन और मानचित्रों के लिए उपयोग की जाने वाली अक्षांश की एक महत्वपूर्ण रेखा है। विषुववृत्त के पास की जलवायु आम तौर पर गर्म और आर्द्र होती है जिसमें बहुत सारे वर्षण और उष्णकटिबंधीय वनस्पति होती है। विषुववृत्त भी एक घटना का अनुभव करता है जिसे कोरियोलिस प्रभाव के रूप में जाना जाता है, जो पृथ्वी के घूमने के कारण चलती वस्तुओं के उत्तरी गोलार्ध के दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध के बाईं ओर विक्षेपित कर देता है। प्राकृतिक पर्यावरण के चार क्षेत्र हैं। इनमें से दो वायुमंडल और जलमंडल हैं, बल्कि दो हैं जलमंडल और मध्यमंडल। जलमंडल स्थलमंडल और मध्यमंडल स्थलमंडल और समताप मंडल। प्राकृतिक पर्यावरण के चार क्षेत्र हैं। इनमें से दो वायुमंडल और जलमंडल है, बल्कि दो जलमंडल और स्थलमंडल है। जलमंडल और स्थलमंडल है। इस प्राकृतिक पर्यावरण के चार मंडल के बारे में है विकल्प जलमंडल और स्थलमंडल। सही उत्तर है जलमंडल का तात्पर्य पृथ्वी पर मौजूद सभी जल से है, जिसमें महासागर, झीलें, नदियाँ और भूजल शामिल है। स्थलमंडल पृथ्वी के ठोस भाग को संदर्भित करता है, जिसमें भूपट्टी, मेंटल और क्रेड शामिल है। वायुमंडल और तात्पर्य पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसों की परत से है, जिसमें हवा भी शामिल है जिसमें हम सांस लेते हैं। जलमंडल सभी जीवित जीवों और अन्य डोमेन के साथ उनकी बातचीत को संदर्भित करता है। मध्यमंडल समताप मंडल और वायुमंडल के ऊपर पृथ्वी के वायुमंडल की परत है। समताप मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की क्षोभ मंडल और मध्यमंडल के ऊपर की परत है। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में सही है? इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। इन वनों के पेड़ वर्ष में अलग अलग समय में अपने पत्ते गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वृक्ष साल और सागौन और शीशम हैं। इन वनों को मानसून वन भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में सही है? इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। इन वनों में पेड़ वर्षा के अलग अलग समय में अपने पत्ते गिराते हैं। ये भी सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को सदाबहार वन कहा जाता है, यह कथन सत्य है। सदाबहार शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इन वनों के पेड़ पूरे वर्ष हरे रहते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन
में निरंतर उच्च आर्द्रता और तापमान के कारण पेड़ों को विकास और विराम कारण पेड़ों का विकास अविराम रूप से होता है, जिसके कारण यह पेड़ मौसमी रूप से अपने पत्ते नहीं गिराते हैं। इन वनों में पेड़ वर्षा के अलग समय में अपने पत्ते गिराते हैं। हालांकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सदाबहार होते हैं, सभी पेड़ अपने पत्ते एक ही समय में नहीं गिराते। यह घटना सुनिश्चित करती है कि वन पूरे वर्ष हरा भरा रहे। प्रत्येक पेड़ का पत्ता गिरने का चक्र उसके विशिष्ट पर्यावरण के अनुकूल बनाता है, जिससे वन की जैसे विविधता और कैनोपी में योगदान मिलता है। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वृक्ष साल, सागौन और शीशम है। यह कथन गलत है। सागौन और शीशम निश्चित रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियां हैं, लेकिन ये आम तौर पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के साथ अधिक जुड़ी हुई हैं, न कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन महोगनी, रबर और विभिन्न प्रकार के ताड़ और आक के सहित पौधे की विशाल विविधता के लिए घर है, लेकिन विशेष रूप से साल, सागौन और शीशम के लिए नहीं। इन वनों में मानसून वन भी कहते हैं, कथन गलत है। मानसून वन, जिन्हें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से विभिन्न होते हैं। इन वनों में स्पष्ट शुष्क मौसम अनुभव होता है, जो उष्णकटिबंधीय वनों की विशेषता नहीं है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन साल भर वर्षा प्राप्त करते हैं और इनमें लंबी शुष्क अवधि नहीं होती, इसलिए यह मानसून वनों की विशेषता के रूप में मेल नहीं खाते हैं।